नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आज हम आपको मजदूरों के नाम पर देश में मची सियासत का पूरा सच बताएंगे। मजदूरों की बेबसी भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि लॉकडाउन 4 में जब शहर शहर बाजार खुले तो कैसे रहे हालात। मगर सबसे पहले बात उस महातूफान की करते हैं जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दस्तक दे दी है। महातूफान अम्फान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा चुका है। वहां पर कैसे हैं हालात, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। महातूफान जिसने मथ दिया है समुद्र को, समंदर के अंदर कोलाहल मचा हुआ है। लहरें बेताब हैं पत्थरों को चकनाचूर कर देने के लिए। तूफान आया है, महातूफान अम्फन। कांप उठे हैं बड़े बड़े दरख्त, जड़ से उखड़ जाने की बेताबी है। सिहर उठे हैं शहर, एक तो पहले से ही कोरोना का कहर, उस पर अम्फन की आफत। और मैं इस समय हूँ उसी इलाके में, दीघा के इलाके में। समुद्र से दूर कर दिया गया है सभी को, किसी को भी समुद्र के आसपास रहने की इजाजत नहीं है। जहाँ एक और हवाएं चल रही हैं तो वहीं सड़कों पर पेड़ गिरना शुरू हो चुके हैं। कई इलाकों में लोगों को घर के अंदर रखा गया है, लोगों को कहा गया है सुरक्षित रहें। उसके बाद एनडीआरएफ को कहा गया है तैनात रहें, मुस्तैद रहें। उड़ीसा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहाँ पारादीप में भी इस पूरे तूफान ने काफी हद तक तबाही मचा दी है। तूफान का अंदेशा था, इसलिए तैयारी भी जोरदार थी। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है। इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान का सबसे ज्यादा असर है, जबकि ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंह जिले में तूफान तबाही मचा सकता है। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। हालात बिगड़ने न पाएं, इसकी तैयारी पूरी है। सो एक्शन हम यही सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन आज तक ये रहना चाहिए। कल सुबह नॉर्थ बे ऑफ बंगाल क्लियर होगा, मगर आज ये क्लियर नहीं होगा। दिल्ली से पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक तूफान को लेकर सरकार और आपदा राहत एजेंसियां चौकस हैं। अगले कुछ घंटे अहम है। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए बात अब प्रियंका गांधी की बस की मदद वाली खबर से करेंगे। यूपी के बॉर्डर पर खड़ी कांग्रेस की बसें अब लौटने लगी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बसें लगाई गई थी यूपी बॉर्डर से, अब वो लौटने लगी हैं। 24 घंटे के इंतजार के बाद जब योगी सरकार ने इन्हें यूपी में घुसने की इजाजत नहीं दी तो बसों को कांग्रेस ने वापस ले लिया है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बसें लगाई गई थी, आज पूरे दिन, आज और कल पूरे दिन हमने देखा किस तरह से बसों पर सियासत बेबस नजर आई। और अब 24 घंटे के इंतजार के बाद इन बसों की वापसी हो रही है। कांग्रेस की यूपी सरकार पर तो बीजेपी की कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधने की रणनीति लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल उन मजदूरों को लेकर जो सड़क पर पैदल भी जा रहे हैं। एक तरफ कदमों से शहरों की सड़कों को नापता बेबस मजदूर और दूसरी ओर उसके पांवों के छालों से बेखबर बेहिसाब सियासत का दस्तूर। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसकी बसों को यूपी सरकार अपने यहां जाने नहीं दे रही। अगर बसों को जाने की इजाजत दी जाती तो कम से कम 96,000 प्रवासी मजदूरों को सहारा मिल जाता। तो वहीं बीजेपी के कांग्रेस पर अपने अलग ही आरोप हैं, देखिए। 24 घंटे से यूपी राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेस की बसों का चक्का जाम रहा। लखनऊ से मिलने वाली हरी झंडी सियासी गुगली में फंसकर रह गई।
बॉर्डर पर यूपी पुलिस का गजब का पहरा, हर गाड़ी की चेकिंग, पुलिस वालों को सीधा आदेश, कांग्रेस की तरफ से एक भी बस सीमा न लांघ सके। मजदूरों के लिए बॉर्डर पर कांग्रेस की बसें खड़ी थीं, लेकिन जब योगी सरकार ने एंट्री की इजाजत नहीं दी तो प्रियंका गांधी सामने आई और कहा मजदूर की बेबसी पर सियासत न करें। कांग्रेस की बसों पर बीजेपी का झंडा लगाकर भी मजदूरों के लिए बसें चलने दें। हमें अनुमति दीजिए, आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। यूपी सरकार ने कांग्रेस की बसों की लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रियंका के निजी सचिव पर मुकदमा भी दायर किया गया। इस विवाद में प्रियंका ने कहा कि 879 बस सरकारी जांच में पास हुई, उन्हीं बसों को उत्तर प्रदेश में एंट्री की इजाजत दी जाए ताकि मजदूरों को राहत मिल सके। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत है, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से जमकर उलझते रहे। राजस्थान और यूपी सरकार भी आमने सामने आ गई। तो उन्होंने न केवल गलत सूची प्रस्तुत करी बल्कि सरकार का समय जाया किया, बर्बाद किया, और उन्होंने जो फर्जी सूची दी है उसमें एक तरीके से प्रवासी श्रमिकों की जान से खिलवाड़ का भी षड्यंत्र उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहां तक उचित है? कांग्रेस सवाल पूछ रही है, जितनी बसें ठीक है उन्हें क्यों यूपी में चलने की इजाजत नहीं देते? पर यहां श्रेय लेने और देने की होड़ है। बसें खड़ी हैं, बेबस मजदूर अब भी टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि सियासत उनके दर्द, उनके जख्मों से बड़ी चीज है। भरतपुर से देवंकुर वधावन, जयपुर से शरद कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच चल रही सियासत में कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने लोक गायिका मालिनी अवस्थी का नाम घसीट लिया। उन्होंने मालिनी अवस्थी और उनके पति अवनीश अवस्थी, जो कि यूपी में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं, उनकी तस्वीर के साथ एक ट्वीट में लिखा कि यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बीजेपी के शाखा बॉय की तरह गरीब मजदूरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी ने यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो किए और बीजेपी सरकार से करोड़ों रुपए कमाए। उनके बैंक अकाउंट देखकर आप चौंकेंगे नहीं। एसीएस होम, जो मेरे पति हैं, अब वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आज नहीं 34-33 साल से कर रहे हैं, और इस प्रदेश के बड़े जागरूक, जिम्मेदार, ईमानदार और बड़े कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। बहुत हो गया, मैं जवाब दूंगी। तो मैंने सीधे इसलिए कहा कि या तो क्षमा मांगे, या अपनी बात साबित करें, और या फिर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ते हुए बात अब हवाई सेवा का इंतजार कर रहे लोगों की खुशखबरी की। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियों को तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया गया है। 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के समय से ही उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि कई एयरलाइंस ने 1 जून से हवाई टिकट की बुकिंग शुरू कर दी। हालांकि एयरलाइंस पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, लेकिन बाद में इसके बारे में बाकायदा पूरी गाइडलाइन सामने आई थी। वहीं रेलवे ने 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार रोजाना चलेंगी। आज की ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर। पैसेंजर भी आते हैं तो कम से कम हमने 15,30,000 लोगों की वहाँ पे स्क्रीनिंग की, पर जब लगा कि हमारे यहाँ तो इफेक्टिव हो गया पर दुनिया भर में ये महामारी बढ़ती जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम 23 मार्च से लॉकडाउन में रहेंगे। वो अनाउंस हुआ। अच्छा, उस अनाउंसमेंट के कारण और क्योंकि ये लॉकडाउन काफ़ी इफेक्टिव और हार्श था,
आज जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है, टोटल नंबर ऑफ हमारे जो नागरिक हैं, बहन भाई हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो अभी कंट्रोल में है, फिगर कोई 3000 के करीब। अब तो 25 मई से घरेलू उड़ानों की इजाजत दे दी गई है, यात्री एक से दूसरी जगह आ जा सकेंगे। वहीं एक तरफ राजस्थान की बसें यूपी की सीमा पर खड़ी हैं, दूसरी ओर उसी राजस्थान से मजदूरों का जत्था पैदल उसी यूपी के लिए निकल रहा है। दोनों तरफ परेशान सिर्फ मजदूर है, मगर उसकी तकलीफ, उसका दर्द, उसकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। अलग अलग शहरों से मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। घिसटते हुए कदम तो बढ़ रहे हैं, मगर मजदूरों का दिल बैठा जा रहा है। झुलसा देने वाली धूप, तोड़ देने वाली भूख, मूर्छित कर देने वाली अवस्था, किसी का हाथ थामे सड़क नापती बच्ची, किसी की बाह में मासूम, किसी के साथ गृहस्थी, मजदूरों की बस्ती चल पड़ी है छोड़कर शहरों को। बस नहीं मिली सर, हम भीड़भाड़ से आ रहे हैं, नहीं खाने को है ना पीने को है, ऐसी पैदल चले आ रहे हैं सर। कहाँ जाएंगे? हम बिहार जाएंगे सर। 8 माह की प्रेग्नेंट ये महिला सूरत से सड़कों को नापते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है। कासगंज जाना है। हाँ जी, हाँ गर्भवती हैं। कोई रास्ते में नहीं मिला साधन? कोई नहीं मिला, कोई ले जा ही नहीं रहा, ले जाने को राजी नहीं है। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति है कि भरतपुर में राहों में राजस्थान सरकार वाली बसें खड़ी हैं और उन्हें पीछे छोड़ते पैदल ही घर की ओर बढ़े चले जा रहे हैं मजदूर। जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है। अब देखिए, दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर की तस्वीरें हैं। जहां तक नजर जाती है दिखते हैं बेबसी के मारे मजदूर। भूखे मर रहे हैं, क्या सरकार आया खाना देने के लिए, पूछने के लिए आया क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं बिहार जा रहा हूँ। 3 रोज से रामलीला मैदान, घंटाघर, वहाँ से धक्के खा खा के पुलिस वाले डंडे मारता है। जिस सूरत को संवारने की बातें हो रही थी वो और ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। बांद्रा में बिहार के मजदूरों का हाल बेहाल है। न खाने के लिए खाना, न रहने के लिए घर, न जाने के लिए गाड़ी। इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी, इससे ज्यादा बेकसी क्या होगी? कहीं से कोई पैसे देने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है। जो रोड पे लगता है वो खाना हम लोग को मिलता है, और वो भी लंबी लंबी लाइन लगती है। कभी मिला तो ठीक है, कभी नहीं तो वो भी नहीं मिलता। 15-20 दिन हो गया मैं फॉर्म भरे थे, नंबर कोई नहीं। पुलिस वाले निर्मल नगर भी गए तो उन्होंने कहा कि बात करने को राजी नहीं है। मजदूरों का भरोसा टूटकर बिखर गया है। उन्हें लगता ही नहीं कि कोई उनकी मदद कर सकता है। देखिए ना, पाल घर में मजदूर घर जाने के लिए जुटे हैं, हजारों हजार की तादाद। पाल घर की तरह ही अमृतसर में भी मजदूरों का रेला लगा हुआ है। इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ये संक्रमित हो जाएंगे। इन्हें डर है कि अगर शहर में रहे तो मर जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं मजदूर के नाम पर हवा हो गई है और मजदूर जान हथेली पर रखकर चला जा रहा है, इस उम्मीद में कि कभी तो पहुंचेगा अपने गांव। वो सुबह कभी तो आएगी। आज तक ब्यूरो। कभी तो पहुंचेगा अपने गांव, लेकिन कभी वो वक्त कब आएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि मजदूरों का जत्था अलग अलग हिस्सों से पैदल चला जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात अब दिल्ली की कर लेते हैं, जहां एक और लॉकडाउन में ढील दी गई तो वहीं दूसरी ओर कोरोना ने रफ्तार यहां की बढ़ा दी है। देश की राजधानी में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसने दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली में रियायत के साथ ही सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ चुका है। दुकानें खुलने लगी हैं, बाजार सजने लगे हैं, दफ्तर और फैक्ट्री जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन आर्थिक ट्रैक पर लाने की उन कोशिशों के बीच राजधानी में कोरोना अपनी रफ्तार का गियर भी बढ़ा रहा है।
लॉकडाउन के चौथे चरण में रियायत के पहले दिन जहां राजधानी में पहली बार 500 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए थे, वहीं आज दूसरे दिन पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 534 नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। लगातार दूसरे दिन राजधानी में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 11,088 हो चुकी है, जबकि कोरोना ने 176 लोगों की जान ली है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील राजधानी के लिए खतरे की घंटी जैसा है। दिल्ली की सड़कों पर आज दूसरे दिन भी भारी जाम देखने को मिला। कई जगहों पर दिन भर लोग जाम में फंसे नजर आए। घरों से 55 दिन बाद आजाद हुए लोग अब सड़कों पर कैद नजर आ रहे हैं। बॉर्डर डीएनडी पे मौजूद है। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। दूर तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। दरअसल यूपी में एंट्री अगर आपको चाहिए तो, और खास तौर से नोएडा में, तो आपके पास होना जरूरी है। एसेंशियल सर्विसेज में अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, उसके बाद आपके पास है, नोएडा डीएम के द्वारा जारी किया गया पास है, तभी आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। आप कोरोना से जंग लड़ रही दिल्ली की सड़कों पर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न ही कानून और कोरोना का खौफ। जिस ई रिक्शा में सिर्फ एक सवारी ले जाने का नियम बनाया गया है, वो सवारियों से भरा नजर आ रहा है। और जो किराए की जो चलाते हैं वो कहाँ से निकालेंगे? कुछ किराए वाले भी हैं, उन्होंने जो जिसकी गाड़ी है उसको किराया भी देना है और अपना भी निकालना है, तो वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे किराए वाले? दिल्ली में बाजार खुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ग्राहक नदारद हैं, वहीं दुकानों के ऑड इवन में खुलने के नियम ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कई बाजारों में एक नंबर की 3 से 4 दुकानें हैं। दिल्ली के सबसे पॉश खान मार्केट में आज इवन दुकानें खुलने का दिन है। आप देख सकते हैं और दुकानें बंद हैं। आलम यह है कि जब इवन डे में शॉप्स खुल रही हैं तो भी ग्राहक कम आ रहे हैं, ऑड डे में खुल रही हैं तो भी ग्राहक कम आ रहे हैं। जो दुकानों के नंबर हैं वो भी, एक दुकान का नंबर अगर 10 है तो उसमें 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं। बहुत तरह की कंफ्यूजन है। इसके साथ ही बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल राजधानी में जिंदगी ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश में लगी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र, गुजरात, राजधानी दिल्ली, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर या फिर राज्य कोरोना की बढ़ती रफ्तार जिसने मुश्किलें बढ़ाकर रखी हैं, न सिर्फ इन राज्य सरकारों की बल्कि अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों की भी। वहीं करीब 2 महीने तक घरों में कैद रहने के बाद अब लखनऊ में कल से सैलून खुल रहे हैं। क्या तैयारी है? क्या इसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं? ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 4 में मेंस पार्लर, सैलून और जो नाई की दुकानें हैं वो 21 तारीख से खुल जाएंगी, यानी कि कल सुबह से लोग अपने बालों को कटवा सकेंगे और इसके लिए अलग से प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम इस वक्त लखनऊ के एक मेंस पार्लर में हैं और यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, यानी कि जब लोग कल पहुंचेंगे तो वो अपना बाल और दाढ़ी कैसे बनाएंगे, हम आपको बताते हैं। देखिए, ये बाकायदा इस तरह की इन्हें शील्ड पहनेंगे, साथ साथ एप्रन पहनेंगे और 1 टाइम कटिंग शीट होगी जिससे ग्राहकों को पहनाया जाएगा। ये इस वक्त इस दुकान में तैयारी चल रही है कि कैसे कल से शुरू हो, कल सुबह से शुरू हो। ये बताइए कि क्या दिशा निर्देश हैं, आप लोग कैसे करेंगे? हम लोग सर पहले तो औजार सारे हर बार सैनिटाइज करेंगे और स्टेलाइजर भी हमारे पास है, जो भी हमने बनने के लिए डाल दिया है। और पीपी किट हम लोग भी पहनेंगे, हाथ में ग्लव्स रहेंगे, शील्ड रहेगी, मास्क रहेगा और पैरों के लिए भी हम लोगों ने वो जो आता है वो मंगवाया है। और कस्टमर के लिए डिस्पोजेबल जो कटिंग शीट आती है 1 टाइम यूज़ की, वो मंगाई है। और जो जितना बेहतर कर सकते हैं, जो बताया जाएगा वो किया जाएगा। तो बहुत एहतियात बरतते हुए, सावधानी रखते हुए सैलून खोले जा रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी। अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं यूपी से कोलकाता। कोलकाता के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आज सिपाहियों ने इस कदर बवाल काटा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री से मिले भरोसे के बाद ही सिपाही शांत हुए, मगर सिपाहियों ने बवाल आखिर क्यों किया,
इस रिपोर्ट में जानिए। बारिश और तूफान के बीच पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आना इस बात का सबूत है कि बवाल बहुत बढ़ गया। सीएम ने पुलिस के जवानों को शांति बनाए रखने और नियम कायदे के अंदर रहने को कहा। ये भरोसा दिया कि सभी की मांग पूरी की जाएगी। अब वो तस्वीर देखिए जिसके चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आना पड़ा। दरअसल बीती रात पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में सिपाही बागी हो गए थे। वीडियो में सैकड़ों पुलिसकर्मी हंगामा करते देखे गए। एक पुलिस अधिकारी की धुनाई कर दी। यह हंगामा तब भड़का जब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैरक को ठीक से सैनिटाइज नहीं किया गया। पुलिसकर्मी बैरक को सैनिटाइज करना चाहते थे। इसी मांग को लेकर बवाल बढ़ गया। कोरोना से लड़ते देश में पुलिसकर्मी बेहद तनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वर्दी पहनने वाले भी इंसान हैं। संक्रमण का डर किसे नहीं होता। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। उधर गुजरात में देसी वेंटिलेटर यानी धमण 1 को लेकर सियासत जोरों पर है। देसी वेंटिलेटर को लेकर गुजरात सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धमण 1 में कई तरह की खामियां हैं। इस वेंटिलेटर के जरिए कोरोना संक्रमितों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के दोस्त की कंपनी ने इसे बनाया है, इसीलिए गुजरात सरकार इसे प्रमोट कर रही है। इस तरह के आरोप हैं। ये हैं वो देसी वेंटिलेटर जिनका गुजरात सरकार ने जोर शोर से प्रसार किया था। धमण 1 नाम के इन वेंटिलेटर को राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी ने बनाया था। करीब महीने भर पहले ये दावा किया गया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ये देसी वेंटिलेटर वरदान है, मगर अब इन वेंटिलेटर पर सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने माना है कि इन वेंटिलेटर को अपग्रेड किया जाएगा। એમાં અમારા જે ડોક્ટરો ખાસ કરીને હતા એના જે સૂચનો હતા એ સૂચનોને પણ એ લોકોએ ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા છે ને બધા જ મશીનો નવા સૂચનો સાથે અપગ્રેડ કરશે અથવા તો નવા આપશે, એટલે એમાં કંઈ એવી કોઈ ત્રુટિ નથી રહી કે આ મશીન કામ નથી કરતા અથવા તો એ ફેલ ગયેલા છે, પણ એ ચોક્કસ દર્દીઓને બચાવવામાં ઉપયોગી થઈ રહે છે। इसी के साथ देश तक में फिलहाल इतना ही।